हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि निमसेट 2025 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है इसकी वेबसाइट पे। तो इस बार काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा 2025 के स्टूडेंट को। यूजुअली पिछले सालों में मार्च में ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाता था। तो आज के वीडियो में निमसेट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो सकते हैं तुम्हारे, क्या एक्सपेक्टेड पैटर्न रहेगा पेपर का, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा पेपर का, लेवल क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, क्या सिलेबस है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो शुरुआत से आखिरी तक देखो। तो सारे जितने भी डाउट्स हैं तुम्हारे, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ बचे हुए हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन करें कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम आ सके, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है ज़्यादा, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, तो इस सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। तो जैसा कि सबने ब्रोशर डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं करा है तो आईएनपीएस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आईएनपीएस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे रेगुलर तुम्हें डीपीपी वगैरह रेगुलर शेयर करी जाती हैं। चूँकि अब समय कम बचा है तो अब किसी बुक वगैरह से प्रिपरेशन करने में मुश्किल आएगी। तो रेगुलर 10 से 15 क्वेश्चन की डीपीपी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते रहते हैं। तो वो श्योरली ज्वाइन कर लो, वहाँ से रेगुलर तुम्हें इन्फॉर्मेशन और फ्री स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो ये ब्रोशर देखा होगा सबने। तो फाइनली 8 जून संडे 2 बजे से 4 बजे तक का पेपर है। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो करीब करीब 45 डेज़ बचे हुए हैं। और ये मान के चलना 45 डेज़ मत मानो, उसको 30 डेज़ ही मानो, क्योंकि लास्ट के 15 डेज़ में जितना तुमने पढ़ा है वो रिवीजन के लिए रखना है। और अगर रिवीजन नहीं करते हो तो फिर उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं कितने एनआईटीज़ हैं। ये बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस बार एनआईटी मेघालय और एनआईटी दिल्ली इंक्लूड हुआ है यहाँ पे। तो एनआईटी दिल्ली इंक्लूड हुआ है और एनआईटी मेघालय इंक्लूड हुआ है। दो एनआईटीज़ इंक्लूड हुए हैं, एनआईटी सूरत कल एक्सक्लूड हुआ है, लेकिन उसके एवज में दो एनआईटीज़ और एक ट्रिपल आईटी एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ है। ट्रिपल आईटी वडोदरा इंक्लूड हुआ है, काफ़ी सारी सीट्स लेके आया है निमसेट में, और काफ़ी सारी सीट्स बढ़ गई हैं इस बार निमसेट एग्ज़ाम में। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, कितनी पहले सीट्स थी। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है निमसेट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू 2024-23 के एस्पिरेंट्स के पास उतनी सीट्स नहीं थी, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो एनआईटी अगरतला, एमएनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली इस बार इंक्लूड हुआ है, एनआईटी जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, मेघालय इस बार इंक्लूड हुआ है, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, ट्रिपल आईटी पिछले साल इंक्लूड हुआ था और ट्रिपल आईटी वडोदरा इस साल इंक्लूड हुआ है। और पिछले साल एनआईटी पटना भी इंक्लूड हुआ था, ठीक है। तो एनआईटी पटना भी लास्ट ईयर इंक्लूड हुआ है। तो डे बाय डे निमसेट एस्पिरेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। अभी इस साल अगर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 200 सीट्स इंक्लूड हुई हैं। तो 2026 और 27 और अपकमिंग जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन अगर सीट्स इंक्रीज़ हो रही तो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स भी इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ेंगे। तो बहुत सिंसियरली हमें प्रिपेयर करना होगा। तो इस बार दो एनआईटी और एक ट्रिपल आईटी इंक्लूड हुआ है। लास्ट ईयर एनआईटी पटना इंक्लूड हुआ था और ट्रिपल आईटी भोपाल इंक्लूड हुआ था। इसमें भी अच्छी खासी सीट्स इन्होंने इंक्लूड करी निमसेट एग्ज़ाम को, निमसेट एग्ज़ाम में। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nimset.admissions.nic.in है। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं, अगर किसी भी तरह का डाउट है तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। लेकिन बेटर ये रहता है, फ़ोन उठता नहीं है, मेल का रिप्लाई ज़रूर आ जाता है। तो किसी भी तरह का डाउट है निमसेट एग्ज़ाम को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो रादर देन फ़ोन करने से बेटर है कि तुम मेल करो। मेल का रिप्लाई आ जाता है, बहुत इमीडिएटली नहीं आता है, लेकिन हाँ 4-5-6 दिन में, हफ्ते भर में रिप्लाई तुम्हें मिल जाएगा। फ़ोन ट्राई करोगे फ़ोन उठेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, उसकी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी 16 मई तक का टाइम है। काफ़ी बच्चे काफ़ी कुछ गलत कर देते हैं, तो अभी आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं। भी पूरी तरह से प्रिपरेशन पे फोकस करो। उसके लिए एक एक्सक्लूसिव अलग से वीडियो हम बनाएंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म में को फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में क्या डूज़ होंगे और क्या डोंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो मेन पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म 16 मई 2025 फ्राइडे को है 5 बजे तक। नो रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन देयर आफ्टर, मतलब 16 मई तक का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आराम से भी पूरा अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना है। उसके लिए क्या प्रॉपर गाइडलाइन होगी, उसके लिए फर्दर एक वीडियो आएगा, उसको प्रॉपर देखने के बाद फिर आगे तुम लोग फॉर्म के लिए फॉर्म को फिल करना। अदरवाइज़ बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से कई बार फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। However, edit window for successful application will be available from 19th May to 25th May. एडिट विंडो भी ओपन करी जाती है 19th मई से लेके 25th मई तक, इस बात का ध्यान रखना। तो आज से लेके 16th मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो अभी अच्छा खासा टाइम है। अब कैंडिडेट हैव टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 2500 फॉर जनरल ओपन कैटेगरी मतलब जनरल, ओपन EWS कैटेगरी मतलब जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी, और SC ST और PWD कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट 1250 रुपये है, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगने हैं सब इसमें ऑनलाइन ही लगने हैं, तो उसके लिए अभी बाद में बात करी जाएगी। ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एंड देन स्कैन, मतलब तुम्हें कहीं बाहर से अटेस्ट नहीं करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सेल्फ अटेस्ट ही करने हैं। तो ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। अब मेन चीज़ों पे आते हैं हम लोग। हाँ भाई, सबसे मेन जो डाउट स्टूडेंट का रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर रहता है, तो पिछले साल से इस साल कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस नहीं करे हैं। पिछले साल भी ग्रेजुएशन में तुम्हारा मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स किसी एक सेमेस्टर में या किसी एक ईयर में होना चाहिए। लाइक अगर किसी ने BCA करा है या BSc करा है, BCom करा है, BA करा है, तो कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल हो सकता है, रादर देन उसके पास ग्रेजुएशन के किसी एक सेमेस्टर में या ईयर में मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं। तो अगर कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तुम कमेंट सेक्शन पे आके कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई तुम्हें एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल, 55% मार्क्स और 6 CGPA फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी। तो आई होप ये समझ गए होंगे, ग्रेजुएशन में एग्रीगेट तीनों साल को मिला के या 6 सेमेस्टर को मिला के तुम्हारे 60% या 6.5 CGPA होना चाहिए। किसी हर एक इंडिविजुअल सेमेस्टर में या हर एक इंडिविजुअल ईयर में नहीं बोला जा रहा है, तीनों साल मिला के एग्रीगेट 60% या 6 सेमेस्टर मिला करके 60% या 6 सेमेस्टर मिला के 6.5 CGPA होना चाहिए। इंडिविजुअल ईयर की बात नहीं करी जा रही है, पूरा तीनों साल का एक्यूमुलेट करके ये परसेंटेज निकाला जाता है। और अगर SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स या 6 CGPA होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 12th में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, इससे जैसे काफ़ी टाइम पहले 7 8 10 साल पहले निमसेट में 12th में भी 60% मांगते थे, 12th में मैथ्स मांगते थे, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं। तो जो 2026 या 27 के स्टूडेंट हैं, हो सकता है तब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाए, हो सकता है ग्रेजुएशन से भी मैथ्स हटा दें या 60% में कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो वो चेंज होता रहता है। 3 4 5 सालों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदलते रहते हैं। तो एज ऑफ नाउ ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एनी UG प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 डिग्री विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज एनी ऑफ द सब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो BSc हो, BSc ऑनर्स हो, BA हो, BCom हो, BCA हो, कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन उसके पास किसी एक सेमेस्टर में या किसी एक ईयर में मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। 60% एग्रीगेट होना चाहिए तीनों साल का मिला के या 6 सेमेस्टर्स का मिला करके। और BTech स्टूडेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर निमसेट एग्ज़ाम। तो BE कराओ या BTech कराओ, और इधर में देख रहे हैं BTech वाले भी काफ़ी स्टूडेंट अपेयर होना स्टार्ट कर दिया है निमसेट में, क्योंकि निमसेट में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छी NITs हैं, जिससे तुम्हारे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह काफ़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन BE BTech भी है तो भी तुम्हारा 60% ग्रेजुएशन में होना चाहिए।
ठीक है, तो ये बात हो गई। CGPA अदर देन 10 पॉइंट स्केलर विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 पॉइंट स्केल बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। अगर तुम्हारा 10 पॉइंट स्केलर नहीं है तो तुम अपने यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करके बात कर सकते हो कि अकॉर्डिंगली जो भी वहाँ सिस्टम चलता है उसको CGPA में कन्वर्ट करने पे हमारे 6.5 CGPA आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें अपने यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना होगा। जो कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर NIMSET 2025 एंड सच कैंडिडेट शैल बी furnish the proof in the form of a certificate issued by the head of institution where, इसका मतलब जो भी बच्चे अपेयरिंग में हैं, मतलब थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर बीटेक वाले हैं, वो भी NIMSET एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं और उनकी लास्ट ईयर की मार्कशीट, अगर तुम अपेयरिंग स्टूडेंट हो, ये भी बहुत कॉमन डाउट रहता है बच्चों का, तो जो लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट के लिए तुम्हें टाइम दे दिया जाता है 4-5 महीने का। डिफरेंट NITs डिफरेंट कॉलेजेस में ये टाइम डिफरेंट होता है, तो उसके लिए टाइम दे देंगे 4-5 महीने का, 6 महीने का, कई जगह ज़्यादा दे दिया जाता है। तो अगर लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है तो भी तुम अपेयर हो सकते हो, काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हो, और नेक्स्ट 4 to 5 मंथ में तुम्हें मार्कशीट सबमिट करनी होती है पास की, और इंक्लूडिंग 60% होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना। ऑल कैंडिडेट, तो ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, स्पेशली जब फॉर्म भर रहे हो, और पहले भी बता दिया फॉर्म भरने के लिए बहुत रश मत करो, आराम से टाइम लो फॉर्म भरने के लिए, और सारी चीज़ें समझने के बाद फॉर्म भरना। एक एक्सक्लूसिव नंबर रखना है तुम्हें फॉर्म फिल करने के लिए, ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद वो नंबर बदल जाए, और एक एक्सक्लूसिव ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका पासवर्ड भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो जैसा यहाँ पे बोला गया है, यूज़र नेम जो लॉगिन आईडी है, दिस विल बी ए पर्सनल ईमेल आईडी एज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट वाइल रजिस्टरिंग। तो जो तुम पर्सनल ईमेल आईडी लेते हो, कोई एक्सक्लूसिव अलग से ईमेल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस ईमेल आईडी को तुम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो उससे ही तुम्हें उसको तुम यूज़र आईडी बना सकते हो, लॉगिन आईडी बना सकते हो, या अगर चाहते हो तो एक अलग से ईमेल एड्रेस क्रिएट करके उसको तुम निमसेट फॉर्म की लॉगिन आईडी बना सकते हो। और मोबाइल और तुम्हारा लॉगिन आईडी, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉगिन आईडी को ध्यान रखना, जो तुम्हारा ईमेल एड्रेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो तुम भूल जाओ। और ये सारी चीज़ें तुम्हें लिख करके रखनी है, कॉपी में कहीं पे सेव करके रखनी है। Password must be containing at least 8 character with at least one of the upper case alphabet, एक upper case alphabet होना चाहिए, at least one lower case alphabet, at least one number and at least one special character such that this। तो इस तरह का पासवर्ड बनाना है। आई थिंक तुम लोग इसके लिए हैबिचुअल हो गई, और मैक्सिमम जगह इसी तरह का क्राइटेरिया रहता है पासवर्ड बनाने का। तो ये चीज़ें जैसे हमने बोला कि यार एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी डूज़ एंड डोंट्स हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तो उसका उस कमिंग वीक में आ जाएगा तुम्हें, तो वहाँ पे सारी चीज़ें बता देंगे, क्या गलतियाँ करते हैं बच्चे, क्या मिस्टेक करते हैं। तो उसके लिए बहुत जल्दबाजी मत करो। बाकी अब अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 45 डेज़ बचे हैं। 45 डेज़ अगर बचे हुए हैं तो काफ़ी बच्चे साल भर से प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, और काफ़ी 3-4 महीनों से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो भी जैसा कर रहा है, हम बार बार स्टूडेंट से यही कहते हैं, तुमने अच्छा करा तो भी अच्छी बात है, बुरा करा तो भी हम चेंज नहीं कर सकते, पास में जाके हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट 30 डेज़, 40 अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ जो बचे हुए हैं उसमें बहुत अच्छा काम करना है। और यूजुअली यही होता है कि कोई भी काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो तो बहुत ज़ोर शोर से स्टार्ट करते हैं, बड़ा सेलिब्रेट करके स्टार्ट करते हैं, बट एंड फिनिशिंग जो अच्छे से करता है, रिजल्ट और सक्सेस उसी को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब जो 45 डेज़ बचे हैं, तुम पास को भूल जाओ बहुत अच्छे से। अब जो टाइम बचा है तुम्हें कम से कम 10-12 घंटे डेली निकालने होंगे। अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो अब स्टार्ट कर दो। ज़ीरो हो के पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। और ऑलरेडी जैसा कि काफ़ी बच्चे जो इस चैनल पे हैं वो उनको पता होगा संकल्प बैच के बारे में। संकल्प बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 5 अप्रैल से लॉन्च कर दिया था। तो काफ़ी बच्चे रेगुलरली इनरोल कर रहे हैं, तो अभी भी समय है। अभी भी काफ़ी सारा सिलेबस नेक्स्ट 40 डेज़ में कंप्लीट कराया जाएगा। ऑलमोस्ट काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है, वो सारी चीज़ें करेंगे, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा
और काफ़ी बच्चे क्या गलतियां करते हैं, जैसे सेल्फ स्टडी कर भी रहे हैं, जो थोड़ा सिंसियर बच्चे हैं या डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे जाते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखते रहते हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है अब निमसेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल वाले वीडियोस आएंगे, बहुत तरीके से तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करा जाएगा, और काफ़ी बच्चे उसी में समय बर्बाद कर देते हैं। और इस बात को ध्यान रखना, जब तक फोकस स्टडी नहीं करोगे, इधर उधर यूट्यूब में अपना टाइम बर्बाद करते रहोगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फॉर द टाइमिंग तुम्हें लगेगा सीख रहे हो, लेकिन उस चीज़ को तुम पेपर में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के क्लिक बेट वाले यूट्यूब वीडियो से बचना है, क्योंकि पेपर में क्या आएगा किसी को नहीं पता। एक एवरेज एक्सपेक्टेशन दी जा सकती है। अगर कोई बोल रहा है कि हमें पता है पेपर, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस से। तो ये काम नहीं करना है कि अगर सेल्फ स्टडी कर भी रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर चैनल पे फोकस करो, ट्रस्ट करो। हर कोचिंग में अच्छा पढ़ाया जाता है, हर चैनल में अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में जा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख रहे हो, तो सिंपली अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पर्टिकुलर एक चैनल पकड़ लो, उसी के सारे वीडियोस रेगुलरली उसी को फॉलो करो। लेकिन अगर 10 चैनल फॉलो कर रहे हो तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो एक दिन का टाइम निकाल लो, तुम डिसाइड कर लो कहाँ किस चैनल से हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, उसी को पर्टिकुलरली फॉलो करो। उसके बाद अगर तुमने 2-3 चैनल फॉलो करे, फिर नेट में रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और रिकमेंडेड ये रहता है कि एक कोर्स ज्वाइन कर लो, जैसे INPS में संकल्प बैच हर साल लॉन्च होता है लास्ट 2 मंथ्स के लिए, और काफ़ी बच्चे इससे सेलेक्ट होते हैं। लास्ट ईयर भी करीब 35 से 40 स्टूडेंट संकल्प बैच से सेलेक्ट हुए थे। तो बेटर रहता है, एक डिसिप्लिन बना रहता है, रेगुलर मॉक होते हैं, जैसे कि अभी भी अगर देखोगे तो डेली 2 से 3 क्लासेस होती हैं। तुम्हें पता रहता है इस टाइम पे यही टॉपिक पढ़ना है। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे कुछ भी रैंडम कुछ भी उठा लेते हैं, और नेट में फिर एंड ऑफ द डे देखते हैं कि कुछ खास गेन नहीं हुआ, वही क्वेश्चन दोबारा से करते हैं, तो फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो बेटर रहता है कि एक कोर्स ज्वाइन कर लो। जैसा हमने बताया, सारी कोचिंग अच्छी है, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम INPS का ही ज्वाइन करो, किसी और कोचिंग का भी ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स। तो उससे एक डिसिप्लिन बन जाएगा, एक रेगुलर मॉक होंगे, एक कंपटीशन का आइडिया लगता है, और कॉस्ट बहुत नॉमिनल है संकल्प बैच की, लाइक 999। आई थिंक इतना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और अब सोचना बंद कर दो, क्योंकि अगर अभी भी सोच रहे हो तो मान के चलो इफेक्टिवली तुम्हारे पास 30-35 दिन है, क्योंकि अब अगर सोच रहे हो तो अब चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलती जाएंगी। और काफ़ी बच्चे इसमें इस बात को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं, कौन सी बुक से करें, क्या करें। तो अब अगर पहले से किसी बुक से करते आ रहे हो, पहले से पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को करो। अब नए किसी स्टडी मटेरियल में नहीं जाना है। और स्टिल अगर जाना ही है तुम्हें, तो इस समय सिर्फ एक ही बुक है जो निमसेट के PYQ, बाय द वे उसके ऑथर हम ही हैं, लेकिन इसलिए तुम्हें रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस बुक से तुम्हें काफ़ी आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एटलीस्ट वो बुक आर्यन पब्लिकेशन की आती है, अमेजॉन वगैरह से ऑर्डर कर सकते हो। उस बुक से तुम्हें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल, चूँकि वहाँ पे सारे PYQ विद सोल्यूशन है, उसकी ट्रेंड एनालिसिस है, तो उससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे एग्ज़ाम में। और नई बुक पे नहीं जाना है। जैसे हमने बोला कि अगर तुम कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो एटलीस्ट INPS का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे रेगुलर DPP वगैरह शेयर होते रहते हैं, अनलिस्टेड वीडियोस भी हम लोग शेयर करते रहते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह को लेकर के। तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है तुम्हें। बाकी अगर संकल्प बैच ज्वाइन करना है तो INPS क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाओ, INPS क्लासेस टाइप करोगे, ऐप आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो इमीडिएटली। अगर ज्वाइन करना है तो इमीडिएटली ज्वाइन करो। जो भी करना है, अब बहुत क्विक डिसीजन लेना होगा। अब आते हैं हम लोग जैसे हमने बताया फॉर्म फिलिंग के लिए अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले मेन चीज़ देखो, कितनी सीट्स बढ़ी हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी न्यूज़ है। NIT दिल्ली में 2 तरह की सीट्स हैं। एक तो NIT दिल्ली नॉर्मल सीट है, और एक सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है। सेल्फ फाइनेंसिंग सीट को भी लेके बच्चों में काफ़ी डाउट रहता है। सेल्फ फाइनेंसिंग सीट का मतलब फ़ीस तुम्हारी ज़्यादा हो जाती है, और कितनी फ़ीस हो जाती है वो भी अभी डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कितनी फ़ीस का डिफरेंस होता है। काफ़ी स्टूडेंट को लगता है क्वालिफाई भी नहीं करे तो हम इस पेड सीट में सीट पा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल सीट होती है और एक होती है सेल्फ फाइनेंसिंग सीट। सेल्फ फाइनेंसिंग सीट देख रहे हो तो
एनआईटी दिल्ली में है और एनआईटी कुरुक्षेत्र में है। इसके अलावा एनआईटी पटना में भी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है, दो तरह की, एक डेटा साइंसेज एंड इंफॉर्मेटिक्स में और एक एआई और आईओटी में। इसके अलावा इन तीन इंस्टीट्यूट में सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है। और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ पैसे ही खर्च करने हैं, तुम्हारी रैंक भी होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनआईटी कुरुक्षेत्र में काफ़ी टाइम से ये चल रहा है सेल्फ फाइनेंसिंग सीट, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में एमसीए के लिए जनरल में मान के चलो अगर 320, 330, 340 में सिलेक्शन हो जाता था, 300 के आसपास सिलेक्शन हो जाता था, तो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट में तुम्हारे पास 400, 450 रैंक भी है, तो भी तुम सेल्फ फाइनेंसिंग सीट पे जा सकते हो। इट मीन्स तुम्हें रैंक तो अचीव करनी ही पड़ेगी। बिना रैंक और बहुत हायर रैंक ऐसा नहीं कि तुम 3-4 हज़ार रैंक ले आओ और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, 150 के आसपास रैंक में डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मल सीट अगर तुम्हें 300 में मिल रही है तो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट 400, 450 ऑल इंडिया रैंक में मिल सकती है। तो पहले हम बात करते हैं एनआईटी दिल्ली की। एनआईटी दिल्ली में बहुत सीट्स नहीं बढ़ी हैं, लेकिन स्टिल सीट्स बढ़ी हैं। काफ़ी लोग जो पॉजिटिव हैं, बार बार हम बच्चों से ये बोलते हैं कि यार तुम्हें सिर्फ एक सीट चाहिए, तुम्हें 400 सीट नहीं चाहिए, तुम्हें 10 सीट नहीं चाहिए, तुम्हें एक सीट चाहिए, तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। तो एनआईटी दिल्ली में अगर देख रहे हो, ये एनआईटी दिल्ली है, टोटल सीट्स यहाँ पे 10 है, नॉर्मल सीट्स हैं ये, और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट अगर देखोगे तो 15 सीट्स हैं, तो टोटल 25 सीट्स बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है, एनआईटी दिल्ली में। इसके बाद एनआईटी मेघालय में अगर देख रहे हो तो टोटल 20 सीट्स बढ़ी, तो 45 सीट्स ये हो गई। इसके बाद अच्छा, सबसे ज़्यादा सीट्स देख रहे हो तो कहाँ पे हैं? एनआईटी इलाहाबाद में है 116। फिर उसके बाद देखो तो एनआईटी भोपाल में 115 सीट्स हैं। फिर इसके बाद देख रहे हो तो एनआईटी जमशेदपुर में 115 सीट्स हैं। एनआईटी रायपुर में देख रहे हो 110 सीट्स हैं। और इसके बाद एनआईटी त्रिची में 115 सीट्स हैं, तो काफ़ी सीट्स हैं। पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 1000 सीट्स थी, इस बार करीब करीब 1200 सीट्स हो गई, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 सीट्स बढ़ गई और काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। अब जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जो पहले 550, 600 रैंक लाते थे, बहुत स्ट्रगल करते थे, सेकेंड थर्ड काउंसलिंग में जाके उनको कुछ मिल पाता था, तो अब उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ 600, 650, 700 तक भी पहुंच सकती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, कि उनकी फ़ाइट रिलेटिवली आसान हो जाएगी। अब इसके बाद जो सीट्स बढ़ी हैं देख रहे हो, ट्रिपल आईटी वडोदरा, एक तो गांधीनगर कैंपस है, एक इंटरनेशनल दीव कैंपस, दमन दीव का नाम सुना होगा, और इमेजिन करो एक आइलैंड में तुम पढ़ रहे हो, दमन दीव आइलैंड है गुजरात का, तो वहाँ पे इसका कैंपस है। तो काफ़ी सारी सीट्स बढ़ी हैं, देखो जरा, गांधीनगर में 120 सीट्स एंड दीव कैंपस में 90 सीट, तो देख रहे हो यार 210 सीट्स यहीं पे बढ़ गई हैं, तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है सीट्स में। 210, इधर 45 सीट्स, तो करीब करीब 250 सीट्स बढ़ी हैं। हाँ, एनआईटी सूरतकल की 50 सीट्स कम हो गई, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 सीट्स का फ़ायदा मिल रहा है तुम्हें। तो अब करीब करीब 1285 सीट्स हैं, करीब करीब 300 सीट्स बढ़ चुकी हैं। पहले अगर कंपेयर कराओ निमसेट 2024 से अगर कंपेयर करो तो पहले 1033 सीट्स थी, जनरल के लिए देख रहे हो 396 सीट्स थी, ओबीसी के लिए देख रहे हो 262 सीट थी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अगर देख रहे हो तो 101 सीट्स थी, और ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी ईडब्ल्यूएस को लेके भी काफ़ी डाउट रहते हैं बच्चों के। तो ये मान के चलो, एक अगर जनरल कैटेगरी की रैंक आ रही है और एक जनरल ईडब्ल्यूएस की रैंक आ रही है, तो दोनों कंपेयर कर सकते हो करीब करीब 10-12 रैंक प्लस माइनस करके। लाइक जैसे मान लो किसी एक स्टूडेंट की, जनरल कैंडिडेट है, उसकी रैंक 100 आती है, दैट इज़ इक्वलेंट टू एक स्टूडेंट है इसकी जनरल ईडब्ल्यूएस, ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में रैंक 110 आती, तो 10-15 सीट्स ऊपर का डिफरेंस आता है। तो ओवरऑल देख रहे हो 1033 सीट थी लास्ट ईयर, और इस साल 1285 सीट्स हो गई, तो अप्रॉक्सीमेटली 250 सीट्स बढ़ चुकी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं 2026-2027 के, तो उनके लिए
और भी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि रेगुलरली एनआईटी और ट्रिपल आईटी इंक्लूड हो रहे हैं और आगे फ्यूचर में पूरा एक्सपेक्टेशन है कि ऑल ट्रिपल आईटीज़ इंक्लूड होते जाएंगे निमसेट एग्ज़ाम में। तो आगे कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ने वाला है और स्कोप भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट हैं 26-27 के, वो अभी से प्रिपरेशन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दें। तो ये ओसी मतलब ओपन एंड जनरल कैटेगरी, ठीक है। पहले इसको ओपी बोला जाता था, अब इसको ओसी बोला जा रहा है, ओपन कैटेगरी। ध्यान रखना, पहले इसको ओपी बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं इसको, ओसी, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग में क्या फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, किस तरह का फ़ीस है। बाकी बच्चे जो भी सुन रहे हैं मेरी बात, फ़ीस कभी क्राइटेरिया नहीं होती है सिलेक्शन का। अगर तुम्हारा अच्छा सिलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली तुम्हें एजुकेशनल लोन मिल जाता है और वो आगे 3 साल बाद जाके तुम चुका सकते हो। तो वो बर्डन तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। अगर तुम पॉजिटिव हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो ये हिंड्रेंस कभी नहीं आ सकता। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। अब देखो, एनआईटी अगरतला अप्रॉक्सीमेटली देख रहे हो तो हर सेमेस्टर की फ़ीस दे रखी है। ये अप्रॉक्सीमेटली 52,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 41,000, 42,000। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो एवरेज हर एक सेमेस्टर की फ़ीस 45,000 है। एनआईटी इलाहाबाद 35,000, 35,000, सब में 35,000 है। हर एक सेमेस्टर की फ़ीस 35,000 है। ये ट्यूशन फ़ीस है, सेमेस्टर फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस वगैरह अलग होती है, ठीक है। एनआईटी भोपाल अगर देख रहे हो तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 58,000, 44,000, 44,000। तो ऑन एन एवरेज मान के चलो 48-47,000 का पर सेमेस्टर फ़ीस आएगी। एनआईटी दिल्ली में हर एक सेमेस्टर की फ़ीस 35,000 है, जनरल सीट। लेकिन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट अगर देख रहे हो तो 1 लाख है। तो टोटल 3 साल का एमसीए तुम्हें 6 लाख का पड़ेगा, ठीक है। एनआईटी जमशेदपुर 35,000, ओवरऑल पूरी फीस 35,000 है। एनआईटी कुरुक्षेत्र में देख रहे हो 35,000 है हर एक सेमेस्टर की फ़ीस, फ्री सीट। और पेड सीट जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है वो 1 लाख की है, मतलब 6 लाख ट्यूशन फीस, सेमेस्टर फीस पढ़ने वाली है, ठीक है। एनआईटी रायपुर में देख रहे हो सारी फीस 35,000 है हर एक सेमेस्टर की। एनआईटी मेघालय में भी सारी फीस 35,000 है। एनआईटी त्रिची में भी ये सारी सीट्स 35,000 ही आ रही है हर एक सेमेस्टर की। एनआईटी वारंगल में भी 35,000 है। एनआईटी पटना डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स की फ़ीस 50,000 है हर एक सेमेस्टर की। तो टोटल अगर देखा जाए 3 साल का तो 3 लाख रुपए फ़ीस हो गई। और एनआईटी पटना डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स सेल्फ फाइनेंसिंग सीट, पेड सीट जो है 1,25 की है, 6 सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर की फ़ीस जो आएगी 1,25,000 आएगी। एनआईटी पटना एआई एंड आईओटी में हर एक सेमेस्टर की फ़ीस 50,000 आ रही है। लेकिन अगर तुम सेल्फ फाइनेंसिंग सीट लेते हो तो हर एक सेमेस्टर की फ़ीस 1,25,000 होने वाली है। देन ट्रिपल आईटी भोपाल की फ़ीस जो है वो 1,15,500 है हर सेमेस्टर की, ठीक है। और इसको लेके तुम्हारी प्रिपरेशन हैम्पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब एजुकेशन लोन के थ्रू हो जाता है। और अपने ऊपर अगर विश्वास है, तुम्हें ट्रस्ट है, तो 3 साल बाद जब तुम्हारी जॉब लगेगी तुम खुद पे कर सकते हो। तो ये बर्डन तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं तो ये एक प्रॉब्लम नहीं होती है, पैसा होना ना होना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सिलेक्शन होना ना होना ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। तो उसके लिए तुम्हें अभी से पूरा फोकस करना होगा सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे। ट्रिपल आईटी वडोदरा की फ़ीस भी ज़्यादा है, 1,25,000 है हर एक सेमेस्टर की। और ट्रिपल आईटी वडोदरा ड्यू कैंपस की भी फ़ीस 1,25,000 है हर एक सेमेस्टर की। तो आई थिंक ये फ़ीस का क्राइटेरिया समझ गए होगे और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट और फ्री सीट में डिफरेंस समझ गए होगे। और ऐसा नहीं कि तुम सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम्हें सेल्फ फाइनेंसिंग सीट मिल सकती है। और जब भी हम सिलेक्शन हो जाता है और प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है, फिल करनी होती है, तो स्टूडेंट ऐसे ही भरते हैं। जैसे कि मान लो आप एनआईटी दिल्ली आ गया है तो एनआईटी दिल्ली, पहले एनआईटी दिल्ली भर दिया। पहले सबसे पहले तो एनआईटी सबसे फर्स्ट चॉइस होती है एनआईटी त्रिची। सेकेंड चॉइस में अब यूजुअली जो ट्रेंड रहने वाला है एनआईटी दिल्ली की फ्री सीट भरेंगे लोग जो अच्छी रैंक वाले हैं, लाइक। फिर उसके बाद हो सकता है एनआईटी इलाहाबाद भर दें। एंड देन जिनको लगता है कि हम
इस फीस में हमें जाना चाहिए, तो उसके बाद सेल्फ फाइनेंसिंग भर सकते हैं। तो ये तुम्हारी चॉइस है और ये बात हम लोग करेंगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और काउंसलिंग का टाइम होगा, तो फिर ये बात करेंगे हम लोग कि क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है, टेस्ट पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, पिछले साल भी यही पैटर्न था, इस साल भी सेम पैटर्न रखा है इन्होंने। 70 मिनट का टाइम, शुरुआत के जो 70 मिनट होंगे 2 बजे से 3:10 तक, उसमें 50 क्वेश्चन तुम्हें मैथ्स के करने होंगे, प्लस 12 मार्क्स सही करने पे मिलता है और -3 मार्क्स गलत करने पे, टोटल 600 मार्क्स है। और काफ़ी बच्चे ये भी जानना चाह रहे थे पेपर का पैटर्न कैसे होगा, क्या कट ऑफ होगा। तो ये मान के चलो पेपर अबव एवरेज आएगा, बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, और ये सब एक होप है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा। तो पेपर अबव एवरेज होना चाहिए, बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। 50 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो मान के चलो 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरेज होंगे और 20 क्वेश्चन के आसपास थोड़ा सा कुछ नए क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ दिमाग नया, नई टेक्निक हो सकती है, नए टाइप हो सकते हैं जो कभी ना देखे हो तुमने। और इन काफ़ी बच्चों का ये भी रहता है कि एक अच्छे एनआईटी के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है। तो ये मान के चलो अगर पेपर थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है तो 450 नंबर का टारगेट करो आउट ऑफ 1000, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 450 नंबर प्लस तुम्हें लाने एक अच्छे रेप्यूटेड एनआईटी के लिए, अगर पेपर बहुत आसान आ गया तो ऑब्वियसली कट ऑफ आगे बढ़ जाएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल है पेपर का। तो लेकिन एक ऑन एन एवरेज हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 450 प्लस नंबर लाने होंगे निमसेट एग्ज़ाम में, और बहुत अच्छा एनआईटी चाहिए, एनआईटी त्रिची चाहिए, एनआईटी दिल्ली चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली एक एवरेज पेपर में तुम्हें 550 प्लस नंबर लाने होंगे, और टॉपर वगैरह में तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलो 500 से ऊपर का टारगेट करके चलना है। और बाकी सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें 500 से ऊपर आता है तो तुम ऑब्वियसली ज़्यादा कर लोगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो गेसवर्क नहीं करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर में। रीजनिंग में स्पेसिफाइड सिलेबस तो मेंशन नहीं होता है, बाकी तुम देखोगे अभी इस एनपीएस चैनल पे हम लोग रेगुलर इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस है, पीवाईक्यूज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, सब कुछ यहाँ पे चलता रहेगा रेगुलरली, उससे काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हो तुम लोग। इसके 40 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 3:10 से लेकर 3:40, उसके बाद रीजनिंग की विंडो बंद हो जाएगी। काफ़ी बच्चे काफ़ी पहले ये करते थे, सिर्फ मैथ्स पढ़ के चले जाते थे, क्योंकि ये सेक्शन वाइज पिछले 2024 से ही स्टार्ट हुआ है, तो सिर्फ पूरे 2 घंटे मैथ्स ही करते रहते थे। लेकिन अब ये स्कोप ख़त्म हो चुका है, तुम्हें मैथ्स भी पढ़नी होगी, तुम्हें रीजनिंग भी पढ़नी होगी, तुम्हें कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ना होगा। अदरवाइज़ मान लो जैसे तुमने सिर्फ मैथ्स ही पढ़ के गए हो, तो तुम इस 70 मिनट्स के बाद तुम्हारी विंडो मैथ्स की ओपन हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट विंडो जो होगी वो रीजनिंग की होगी 30 मिनट के लिए। अगर तुमने रीजनिंग नहीं पढ़ा है तो ये 30 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और ऑब्वियसली तुम कंपटीशन के बाहर हो जाओगे, क्योंकि 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो सारा खेल टाइम यूटिलाइजेशन का ही होता है। तो सारे चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से पढ़ने होंगे, सारे सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ के जाने होंगे ऑप्टिमम लेवल तक, अदरवाइज़ वो समय बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। और नेक्स्ट 20 मिनट 3:40 से 4 बजे के बीच में कंप्यूटर साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1.5 मार्क्स रिड्यूस होगा, 120 मार्क्स का कंप्यूटर होगा। और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, एक नेगेटिव मार्किंग, और टोटल 40 मार्क्स। तो इंग्लिश भी पढ़नी होगी। और लास्ट में हम लोग जैसे संकल्प बैच की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि डेली मैथ्स की क्लास तो चलती है, मंडे टू फ्राइडे 2 से 3 मैथ्स की क्लास होती हैं, सैटरडे संडे तुम्हारी रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश की क्लास होती है। तो ऑल टुगेदर एक टच मिल जाता है हमें कि किस तरह का पेपर आने वाला है, और काफ़ी बेनिफिट उठा भी रहे हैं बच्चे जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। तो टोटल 1000 मार्क्स है। अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तो एटलीस्ट तुम्हें 450-500 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। बाकी अगर पेपर आता है तो ऑब्वियसली किसी के कहने पे तुम छोड़ नहीं दोगे, तुम करके ही आओगे। और नहीं आता है तो अननेसरी गेसवर्क करके नेगेटिव मार्किंग ही मिलनी है। ठीक है, ये बात सबको पता होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या 25% नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक नंबर किसी क्वेश्चन में सही करने पे मिल रहा है तो 1/4 उसको गलत करने पे तुम्हें मिल जाता है, क्रेडिट हो जाता है -1/4। अब आते हैं सिलेबस पे।
सिलेबस सेट थ्योरी पूरे से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। और अगर तुम INPS चैनल पे देखोगे तो सेट थ्योरी का पूरा फोल्डर है, प्लेलिस्ट पे जाके चेक करो। उतनी सेट थ्योरी अगर पढ़ लेते हो तो उसके बियॉन्ड कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसी तरह के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सेट थ्योरी हो गया, वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमिटेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, इन सब के INPS चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रॉपर जाके देखो उसको पूरा। अगर तुमने सारे वीडियोस अच्छे से कर लिए हैं अलॉन्ग साथ में सॉल्व करते जा रहे हो तो उसके बियॉन्ड फिर तुम्हें एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इतना इनफ होगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स मिला लो तो करीब करीब तुम्हें मान के चलो 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेट थ्योरी में 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें 7 to 8 क्वेश्चंस तुम्हें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मिला के मिल जाएंगे। फैक्टराइजेशन पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है अलजेब्रा में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हारा अलजेब्रा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोग्रेशन से 3 क्वेश्चन मान सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुम 1-2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी बेसिक मैथ्स हो गया, इनइक्वलिटी, मॉड, लॉग, एक्सपोनेंशियल, फैक्टराइजेशन, इससे भी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सारी एनालिसिस प्रीवियस वीडियोस में कर भी चुके हैं हम लोग। AP, GP, HP, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से भी तुम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो। प्रोग्रेशन से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो। इसके अलावा फैक्टराइजेशन, लॉग, इंडिसेस, इक्वेशंस, इन सब से भी 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो। क्वाड्रेटिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अ प्रोग्रेशन, तो 3 से 4 क्वेश्चंस तक भी आ जाते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ है। अच्छा, अलजेब्रा में एक डाउट बच्चों को हमेशा रहता है, बायनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन नहीं है, बट स्टिल बायनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने साल भर तैयारी करी है, 2 साल तैयारी करी है, तो वो स्किप ना करें, वो बायनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर करके जाएं। और ऑन एन एवरेज मान लो तुम बायनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर मिला के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है। ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है क्योंकि पेपर किसी को नहीं पता होता है, इस बात को ध्यान रखना। हम यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं वो प्रीवियस ईयर के 16 साल 17 साल के पेपर्स को लेकर के ही करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ पूछा जाता है। लास्ट ईयर से कोनिक सेक्शन में जैसे पहले टैंजेंट नॉर्मल पे डीप क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन इस बार से थोड़े डीप क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए। कैलकुलस में भी फंक्शन से लेके एरिया अंडर कर्व सब कुछ आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस में ज़्यादा डेप्थ है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रल से थोड़ा सा कम क्वेश्चंस रहते हैं। फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसके अलावा डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टैंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, रेट मेजर, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीज़ें तुम्हारा पार्ट हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल प्लस डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व। और काफ़ी बच्चों का ये भी प्रॉब्लम रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखना। 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। हाँ ठीक है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टिल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और हम बताना चाहते हैं, अलजेब्रा में तुम्हारा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज मेंशन नहीं है, बट स्टिल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज के क्वेश्चन पिछले 2 सालों से पूछे गए हैं। तो जो भी बच्चे ओवरऑल पूरा अच्छी रैंक के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उनको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज भी करके जाना चाहिए फॉर निमसेट एग्जामिनेशन। वेक्टर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर निमसेट। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस आ चुके हैं, इतने क्वेश्चन किसी भी और टॉपिक से नहीं आए हैं। ऑन एन एवरेज मान के चलो सिर्फ वेक्टर से 5 से 6, लास्ट ईयर 2024 में भी 6 क्वेश्चन थे, 2023 में भी 6 क्वेश्चन थे, तो आगे भी मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और जैसा हमने बताया INPS चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है वेक्टर अलजेब्रा की। अगर उतने वीडियोस तुमने देख लिए तो उसके बियॉन्ड फिर कुछ नहीं आने वाला है। सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में हमने वहाँ डिस्कस करे हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर फॉर निमसेट। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी है, हाइट एंड डिस्टेंस भी है, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी है। अच्छा, इस बार यहाँ पे अगर देखो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड नहीं करा है, बट फिर भी यार छोटा सा टॉपिक है, करके जरूर जाना। कई बार इंक्लूड नहीं होता है, फिर भी पूछा जाता है। और
ट्रिग्नोमेट्री से अगर ओवरऑल देखा जाए तो 8 से 10 तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट करने में हार्डली एक वीक लगेगा। अगर एक वीक भी ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम है, तुम 3-4 दिन में पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर कर सकते हो 8 से 10 क्वेश्चन के लिए। और कैलकुलस में मान के चलो 15 क्वेश्चन आएंगे, 17 क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलस कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस पर थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क लगा लेना। बाकी जो बच्चे पहले से कर चुके हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, LR में 40 क्वेश्चन है और इसका स्पेसिफिक सिलेबस यहाँ पे मेंशन नहीं करा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो पोर्शन रहता है तुम्हारा 40 क्वेश्चन में मान के चलो 32-33 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, बाकी 6-7-8 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आते हैं। और रीजनिंग में भी पजल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये सारी चीज़ें अभी हम लोग रीजनिंग की भी लाइव क्लासेस होंगी यहाँ पे, वो सारी चीज़ें इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में वही पुराना चीज़ें हैं, इंग्लिश में भी वो कैब वगैरह रहता है, ये सारी चीज़ें। अब ये चीज़ ध्यान समझना, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ रैंक, ध्यान से देखो। इसमें भी एक काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश विल बी समड अप, दैट मैक्सिमम मार्क्स वेटेड विल बी 1000 मैक्सिमम मार्क्स हैं। रैंकिंग विल बी बेस्ड ऑन द टोटल वेटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अ कैंडिडेट, ये सबको पता है। इन केस ऑफ टाई, अगर 2 स्टूडेंट के नंबर सेम हो गए तब क्या होता है, तब क्या क्राइटेरिया है, इस चीज़ को यहाँ मेंशन करा गया है, टाई ब्रेकर। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना ज़रूरी है कट ऑफ के लिए, ठीक है। और वैसे कोई कट ऑफ नहीं होता है, और निमसेट में जनरल कैटेगरी की ही रैंक आती है, कोई अलग अलग कैटेगरी वाइज रैंक नहीं आती है। कैटेगरी क्लेम करने के लिए तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म में वो क्राइटेरिया डालना होगा, और एज वेल एज तुम्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि रैंक जो आएगी वो जनरल आएगी। उस क्राइटेरिया, उस कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए उसी समय काउंसलिंग के टाइम पे ही वो चीज़ें डिसाइड होती हैं। देखो जरा, कैंडिडेट स्कोरिंग हायर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर 2 लोगों के, सपोज कर लो 2 लोगों के 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो जिसके मैथ्स में ज़्यादा है उसको बेटर रैंक मिल जाएगी, और जिसके मैथ्स में कम है उसकी रैंक नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये पहला टाई ब्रेकर है। टाई ब्रेकर 2, द पॉलिसी विल कम इफेक्ट if 2 or more candidates score similar marks in mathematics, the marks scored by the candidate in analytical ability and logical reasoning will be considered to be determine the rank। मान लो 2 लोगों की रैंक सेम आ रही है, मैथ्स में भी मार्क्स सेम है, तो फिर रीजनिंग से डिसाइड होगा कि रीजनिंग में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको बेटर रैंक मिलेगी, अच्छी रैंक मिलेगी। सिमिलरली अगर मैथ्स में भी सेम है, रीजनिंग में भी सेम है, तो कंप्यूटर डिसाइड करेगा, कंप्यूटर में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसकी रैंक बेटर आएगी। एंड टाई ब्रेकर 4, द पॉलिसी विल बी केम इनटू इफेक्ट, अगर सारे सब्जेक्ट में भी मार्क्स सेम हैं, मैथ्स में भी सेम है, कंप्यूटर में भी सेम है, रीजनिंग में भी सेम है, टोटल भी सेम है, तो जिसकी कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी गिवन द प्रेफरेंस इन मेरिट लिस्ट। जिसकी एज ज़्यादा होगी, जैसे मान लो एक 22 साल का कैंडिडेट है और एक 21 साल का कैंडिडेट है, तो 22 साल वाले को ज़्यादा बेटर रैंक मिलेगी एज़ कम्पेयर टू 21 साल वाले को। तो ये टाई ब्रेकर 2 है। एंड टाई ब्रेकर 5, दिस पॉलिसी ब्रेकर इज अनेबल टू रिजॉल्व द स्टेटमेंट रैंडम सैम्पलिंग बाई कंप्यूटर विल बी कंसिडर फॉर द। अब सारी ही चीज़ें सेम हो जाएं, ये बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है, तो फिर कंप्यूटर के हवाले कर दिया जाता है। कंप्यूटर जिसको बेटर रैंक देना चाहता है वो दे सकता है, ठीक है। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रेस रिलीज 16 अप्रैल को हो चुका है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल को है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म 16 मई को है, तो रश मत करना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। एडिट विंडो 19 तारीख से ओपन होगी 10 बजे से, 19 मई से। एडिट विंडो क्लोज कब होगी, 21 मई को क्लोज होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 29 मई से लेके 8 जून तक ओपन रहेंगे। डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन 8 तारीख को है।
2 बजे से 4 बजे के बीच में चैलेंज ऑफ मॉडल क्वेश्चंस, मतलब अपनी तरफ से निमसेट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पब्लिश करता है वेबसाइट पे, इसी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे। तो अगर तुम्हें चैलेंज करना है तो उसके कुछ अमाउंट लगता है, चैलेंज कर सकते हो। और वो चैलेंज 10 मई से 12 मई तक चलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आंसर सही है और जो आंसर निमसेट ने NIT त्रिची ने दिया है वो गलत है, तो तुम बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, कुछ हर एक क्वेश्चन वाइज कुछ 400-500 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 27 मई को है रिजल्ट का अनाउंसमेंट। हर साल डिले ही हो जाता है, तो मान के चलो 27 मई बोला है तो 1-2 जुलाई तक या लास्ट जून तक, 30 जून तक ये रिज़ल्ट आता है। उस दिन कभी नहीं आया आज तक रिज़ल्ट। ये रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग 30 जून से 4 जुलाई तक। फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट 7 जुलाई को है। फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पार्शियल फीस, ये सारी चीज़ें तो बात की बात है। सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। वो चीज़ें आगे हम लोग जब रिज़ल्ट आएगा तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आई होप काफ़ी चीज़ें तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा कि निमसेट 2025 में क्या है, क्या नहीं होने वाला है। तो इसके अलावा भी अगर तुम लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में जाओ। चैट सेक्शन में मत करना, क्योंकि वो डिसअपेयर हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में जा करके तुम पूछ सकते हो। जो भी डाउट्स हैं वो कोशिश करेंगे एज सून एज़ पॉसिबल हम रिप्लाई करने के लिए। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और रेगुलरली इस चैनल पे अटैच रहो। रेगुलरली रेलिवेंट मटेरियल, स्टडी मटेरियल यहाँ पे तुम्हें मिलता रहेगा। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या जितने भी PYQ हैं उनकी एनालिसिस के वीडियो, ये सारी चीज़ें तुम्हें रेगुलरली INPS चैनल पर मिलती रहेंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।